ये मेरा दूसरा या तीसरा शायद विज़िट है यहाँ पर, पता नहीं लास्ट टाइम मैं जब आया था आप लोग यहाँ थे या नहीं थे मालूम नहीं। वो ज़रूर थे होंगे जो यहाँ कुछ कोर्स कर रहे थे। कोई है ऐसा जो कर रहे थे कोर्स? यहाँ दो चार ऐसे कुछ है तलबा माशाल्लाह। तो अच्छी चीज़ है कि पहली बार आप लोग मुझे ज़िंदा देख रहे हैं, यानी लाइव का तर्जुमा यही है या फिर कुछ और आप लोग की किताब में है? किसी को लाइव रूबरू देखना है। हाँ, तो बहरहाल आप लोग फ़ारिगीन हैं माशाल्लाह, यानी सर्टिफाइड है आप लोग को सनद मिल चुकी है। लेकिन ये वो ज़माना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सर्टिफ़िकेट्स का ज़माना नहीं है। एक दौर था, सर्टिफ़िकेट का ज़माना था। आज से 20-30 साल पहले किसी के पास सनद होती थी। सिर्फ आलिमियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो ऑन द होल जो भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने करियर को संवारने चलते, उनके पास अगर सर्टिफ़िकेट होती तो उनको ऑनर किया जाता, उनका माशरे में एक रिस्पेक्ट होता था कि ये बंदा है, ये टीचर है, इसने बीएड किया है, ये फ़लाना इंजीनियर है, इसने एमटेक किया है। ऐसा बड़ा ज़बरदस्त रिकग्निशन मिलता था इंसान को। और जो बंदे गल्फ़ में जाकर अपने करियर को संवारना चाहते थे, उनके पास पासपोर्ट के बाद अगर सर्टिफ़िकेट होती तो सीधे सीधे उनको नौकरी मिलती थी। बस 2-4 सवाल पूछते कि आपको सूरह फातिहा आता, आप 4 सूरह सुनाएं खुल के ताकि आप नमाज़ पढ़ा सके इफ़ नीडेड, तो सीधे सीधे उनको अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब कोई बंदा ये कहे कि मैं कारी हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं आलिम दीन हूँ, तो वो लोग को इम्प्रेस नहीं कर सकते। यानी एक इंजीनियर बंदा ये कह रहा है कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ और इंजीनियर भी हूँ, मुझे जॉब दीजिए, तो आज के ज़माने में कंपनीज जॉब नहीं देंगे। पहले बड़ी आसानी से देते थे। सिर्फ 4 सूरतें जानता है, इंजीनियर है, सूरह फातिहा बहुत अच्छी क़िरात में पढ़ रहा है, तो सीधे सीधे जॉब मिलती थी। अब वो लोग इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं है, स्पेसिफ़िक जो सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, उसकी नॉलेज कितनी है, ये देखा जा रहा है। यानी कंपटीशन का ज़माना है ये ज़माना 30 साल पहले नहीं था ऐसा, और अब ये आ चुका है। बहुत टफ़ कंपटीशन है। एक एयरलाइंस या कोई बड़ी कंपनी, मुझे याद नहीं आ रहा है, 300 रिक्वायरमेंट था, 300 जॉब्स खुले थे बड़ी कंपनी में। 25,000 लोग सड़क पर आ गए थे जॉब के लिए। इतने लोग पढ़े लिखे हैं। ये जो मुहिम चली है ना स्किल डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, उसमें माशाल्लाह बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सक रहे। तो वहाँ हाईली स्किल्ड, हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, तो उन्हें चारा डाला जा रहा है, उनसे बात किया जा रहा है, उन्हें एंटरटेन किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग जो पढ़े हैं, ये मेरा रिसर्च है, 3 लाख बंदों को पढ़ाने के बाद गालिबन 20 से 25 स्टेट्स में मैंने वर्कशॉप्स किए हैं, लेक्चर्स नहीं, वर्कशॉप्स किए हैं। तो ये सब घूमने के बाद मैं ये नतीजे पे आया हूँ कि आधे से ज़ायद तलबा, भले वो मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उनसे अगर पूछें कि आप ये जो तालीम हासिल कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एवरी डे। उनसे जाकर पूछें कि आप ये स्कूल क्यों जा रहे हो, उनके पास जवाब नहीं है। कोई बंदा खाना खा रहा है, आप क्यों खा रहे हो, स्कूल के तलबा से आप पूछें तो वो क्या बोलेगा, आप खाना क्यों खा रहे हो, जवाब एक ही आएगा ना, क्या आएगा, मुझे भूख लगी है। कोई पानी पी रहा है, उससे सवाल करें आप, भाई आप ये क्यों पानी पी रहे हो, जवाब क्या आएगा, मुझे प्यास लगी है। आप स्कूल क्यों जा रहे हो, मालूम ही नहीं है उनको, यानी एमलेस बोलते हैं उसको, जिसका कोई एम नहीं है लाइफ में। रूटीन वर्क किए जा रहे हैं, जैसे सब कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। सुबह उनको जगाया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है, वो खाना दिया जा रहा है घर में, वो खाना खा के फिर सीधे स्कूल जा रहे हैं। 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में बिता रहे हैं। ऐसा 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, और ऐसा मुकम्मल 10 साल गुजार लेते हैं। 10वीं जमात में गोया जो बंदा पढ़ता है,
उससे भी पूछें कि भाई आप पिछले 10 साल से मुसलसल रोज़ाना सुबह 8 से शाम के 4 तक स्कूल आते हो, ये क्यों आते हो? एक दिन तो नहीं किया आपने ऐसा, आपने साल में 200-250 दिन किए हैं और 10 साल से किए आ रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? जवाब है वो लोग के पास? मुश्किल से 5-10% तलबा में जवाब मिलेगा। बाकी के जो 80-90% बंदे हैं वो रूटीन वर्क कर रहे हैं, कोई स्पेशल वर्क नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो भी फील्ड में, शोबे में, वो आलिमियत हो, मदरसा हो, मॉडर्न एजुकेशन हो, इस फील्ड में आपको पहले पता होना चाहिए कि आप इस फील्ड में ही क्यों हो, जबकि और कई सारे हैं ना, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, वो छोड़कर आप इसमें क्यों हैं? पहला सवाल तो उसका जवाब होना चाहिए आपके पास में। अब जब वो जवाब आप दे पा रहे हो इसमें मैं इसलिए हूँ, तो फिर दूसरा सवाल, क्या आप खुश हैं इससे? कभी कंपेयर करें, काश मैं डॉक्टर होता और वहाँ आप 1% भी इंक्लाइंड हो रहे हैं कि हाँ भाई मुझे जाना चाहिए था, मेरा खलेरा भाई देखो आज कैसी मस्त ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका अपना ज़ाती बंगलो है, उसके पास कार है, उसके पास बेहतरीन घर है, हमारे ख़ानदान में सारे मेहमान इकट्ठा होते हैं तो उन्हीं के घर जाते हैं, दावतें होती हैं। इससे कोई अगर आलिम दीन इम्प्रेस हो रहा है तो वो माशरे में रेवोल्यूशन कभी नहीं ले आ सकता वो बंदा, सवाल ही नहीं। महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल है, सूट बूट का बंदा किस पे आ गया था? धोती पर आ गया था। तो वो चीज़ छोड़कर ये चीज़ में आए तो रेवोल्यूशन ले आ पाए ना वो। तो ख्याल कभी 1% भी नहीं आना। तो जो सवाल 10% 15% तलबा दे पा रहे हैं कि मैं इस फील्ड में क्यों हूँ, तो जवाब होना चाहिए आपके पास में। अब जवाब जब आप दे रहे हो हार्डली 20% दे पाएंगे, या मदरसे के तलबा है जिनको अच्छे असातिज़ा मिले हैं 30% हो सकता है। 70% देखें आप, कोई भी फील्ड में चले जाएं, कोई भी अच्छे स्कूल कॉलेज में चले जाएं, 70% आपको मुस्तकबिल के लीडर्स बैठे हुए नहीं रहेंगे, उसमें कॉमन स्टूडेंट्स रहेंगे। कॉमन, उसमें कॉमनैलिटी आपको नज़र आएगी, उनमें कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग नहीं रहती है, कोई बड़ा ड्रीम नहीं होता है, कोई बड़ा एम्बिशन नहीं होता है उनको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं वो लोग, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं वो लोग, कॉमन। और कॉमन बंदा एक लेबर की तरह ही ज़िंदगी गुजारेगा अपने फील्ड में। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है दुनिया में, हालांकि क्या है वो डॉक्टर है। डॉक्टर का एक बड़ा मुकाम है, MBBS पढ़ाई करना माशरे में बड़ी रेस्पेक्ट है, लेकिन उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। किस लिए? कि उन्हें दिलचस्पी नहीं थी उसमें, ज़बरदस्ती उनको डाला गया और वो डॉक्टर बन गए। ऐसे कितने एडवोकेट्स हैं जो 10,000 भी नहीं बना सकते आज, क्योंकि इल्म ही नहीं है उनके पास में, पैशन ही नहीं है उनके पास में। तो जो 10-20% मदरसे से फ़ारिगीन उलमा की अगर मैं बात करूं और उनके पास जवाब है कि वो इस फील्ड में क्यों हैं, तो फिर कई सवाल पैदा होते हैं। क्या इस डिसीजन से आप खुश हैं? तो जवाब अगर आ रहा है दिल से और सही जवाब आ रहा है कि हाँ मैं बेहद खुश हूँ, इसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन दें, मैं इस ऑप्शन में नहीं चुनूँगा, उसको नहीं जाऊँगा। अगर मुझे कोई अभी 10,000 करोड़ का बिज़नेस में पार्टनर बना लें और ये कहें कि एक कंडीशन में मैं आपको 50% का पार्टनर बनाता हूँ, 10,000 करोड़ का बिज़नेस है और जिसमें 5,000 करोड़ के आप मालिक हो गए, लेकिन आपको पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, कसम खुदा की कह रहा हूँ मैं वो बिज़नेस में नहीं जाऊँगा, क्योंकि पढ़ाना ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। एक तो प्रोफेशन होता है ना, भाई प्रोफेशन क्या हो आप, तो बोले मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन तो है, बज़ाहिर लोगों को दिखता है, लेकिन ये मेरा पैशन है। अब पैशन बोलते किसको है? उसके अलावा कंपेयर करें तो सारे काम फीके लगना चाहिए आपको। आप एक रिफॉर्मर बनने जा रहे हो, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए और भटकी हुई कौम को आप राह पर लाने के लिए आपने ये चीज़ चुनी है। अब इसमें आपको बहुत मज़ा आना चाहिए, चैलेंजेस भी आए तो चैलेंज में भी मज़ा आना चाहिए आपको, लेकिन कहाँ चैलेंज में किसी को मज़ा आता है? तो यहाँ सवालात पैदा होते हैं, क्या आप खुश हैं? तो हाँ मैं खुश हूँ। तो फिर कोई दूसरी चीज़ गालिब हो सकती है आकर उस पर, तो नहीं होना चाहिए।
इतना मज़ा नहीं, इसके बाद और कोई मज़ीद अच्छा काम नज़र नहीं आना चाहिए आपको। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को हक़ीर से देखें आप लोग, अपने काम में मस्त और मगन होना चाहिए इंसान को। ये भाई इसी के लिए आया हूँ मैं, बस इसी के लिए पैदा हूँ मैं। डॉक्टर्स हैं, ऑपरेशन करना है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश होने की दवा। पहले तो थी नहीं है, लोग तड़प तड़प के मर जाते, ज़िंदा ऑपरेशन किया जाता था लोगों को। जब इमेजिन करो एनेस्थीसिया नहीं था, यानी बेहोश होने की दवा होती ना, इंसान को बेहोश करके फिर ऑपरेशन किया जाता है। उसमें दो तरह के होते हैं, एक लोकल एनेस्थीसिया भी होता है। अब वो लोकल एनेस्थीसिया होता है जो जितने एरिया में सुंद करना होता है उतना ही यहाँ कुछ ऑपरेशन करना है तो बस इतना ही हिस्सा सुंद हो जाता है, इंसान बिल्कुल बाहोश रहता है और वो देखते भी रहता है लेकिन कुछ असर ही नहीं होता है उसको कि काटा जा रहा है, कुछ हो रहा है। वो काम चलते रहता है, डॉक्टर से बात भी करते रहता है। अब इमेजिन करो जब वो था ही नहीं तो वो बड़े तड़प तड़प के वो काम करता था, ऑपरेशन होता था। तो यहाँ भी सोचने की ये बात है कि सारा काम डॉक्टर ही नहीं करता है ना, एनेस्थीसिया का भी काम होता है। उसने ज़री भी ज़्यादा दवा दी, मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो सब के अलग 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 रोल्स होते हैं। तो चूँकि आप लोग आए हैं इस फील्ड में तो दो सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। एक होता है बाय चांस, दूसरा होता है बाय चॉइस। आई एम टीचर बाय चांस, आई एम टीचर बाय चॉइस। अब जितने भी स्कूल्स हैं इंडिया में, वहाँ पर टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसमें रेशियो अगर देखें मेल टीचर्स और फीमेल टीचर्स की, आपका इल्म क्या कहता है? फीमेल कितना परसेंटेज वाइज इफ़ यू गो, बिलखुसूस अगर 5वीं जमात तक देखें आप, कितने परसेंट फीमेल टीचर्स हैं और कितने मेल टीचर्स होते हैं? 75। हाँ, बल्कि तो और ज़्यादा कहना चाहिए, लेकिन एहतियातन आप लोग कह रहे हैं 75 फीमेल टीचर्स और 25 मेल टीचर्स हैं। अब वो जो 75% फीमेल टीचर्स हैं उनके हाथ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं ना उनके ज़िम्मे, है कि नहीं है? तो सवाल पैदा होता है कि वो जो टीचर्स हैं उनके शोल्डर्स पर जिम्मेदारी है मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के, 1 2 3 4 5 नहीं है, पूरे इंडिया में कितने बच्चे होंगे जो रोज़ सुबह उठकर स्कूल को जाते हैं। तो वो जो टीचर्स हैं मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो भी तो लाखों में होंगे ना। अगर करोड़ों में बच्चे हैं तो मिलियंस टीचर्स हैं। तो करोड़ों बच्चों को ये जो मिलियंस ऑफ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन मिलियंस ऑफ टीचर्स से आज हम अगर सवाल करते हैं कि आप टीचर बाय चॉइस है या बाय चांस है, तो क्या रेशियो आता होगा? हाँ जी, हाँ जी, बाय चांस आता है, बाय चॉइस नहीं आता। टीचर को कोई आप करते कि मुझे टीचर बनना है, छोटे बच्चों के क्लासरूम में जाकर आप क्या बनना चाहते हो, कभी कोई झूठे मुंह से छोटा लड़का बोलेगा मुझे टीचर बनना है, हालांकि रोज़ाना टीचर का चेहरा देखता है वो। जिसको कभी देखा ही नहीं उसने वो बोलेगा मुझे पायलट बनना है। समझ आ रही है बात आपको? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है। छोटे बच्चों की ज़ुबान से यही 3 चीज़ें देखेंगे आप। क्या? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बोलते हैं अभी, वो इंजीनियर तक का ख्याल नहीं जाता है, पायलट बनना है, उड़ाना है, और डॉक्टर है। ये बस 3 चीज़ों में उनकी गाड़ी चल रही है। कभी क्या छोटा बच्चा ये बोलता है कि मुझे टीचर बनना है, वो किस लिए कि टीचर्स ने उन्हें ऐसा इंस्पायर किया ही नहीं। समझ आ रही है बात? उन्हें इंस्पिरेशन मिला ही नहीं टीचर से। टीचर फ़कत डराने वाले ही है, मोहब्बत करने वाले टीचर्स ही नहीं मिले हैं। टीचर का दूसरा नाम हिटलर है। टीचर ये समझता है कि मेरा काम खौफ डालना बच्चों में, मेरा काम डराना। तो ये डर से जो चीज़ होती है ना, वो दिलों में नहीं बैठती, जाकर दिमाग में बैठती है। और जो चीज़ दिमाग में होती है ना, याद रख लें इस बात को, इंसान जल्दी भुला बैठता है। अगर 100 एक्शंस आप करोगे तो आज आपने 10 एक्शंस किए तो 10 भी याद है आपको, फजर से लेकर अब तक क्या 10 चीज़ें आपने की है। अगर मैं पूछ लूँ आपसे तो वो 10 आप बोल देंगे ये मैंने किया। तो ये रिसर्चर्स बताते हैं 11वां एक्शन करते ही पहला एक्शन भूल जाता है इंसान, यानी एक डिलीट होकर फिर एक स्टोर होती है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ, मेमोरी जो होता है ना, मेमोरी वो स्टोर करता है ना, तो उसमें दिमाग में 2 हिस्से होते हैं।
एक टेम्पररी मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है। पहले जो भी आप सीख रहे हो वो कौन सी जगह जाकर स्टोर होता है? परमानेंट में होता है। कभी ज़िंदगी में परमानेंट मेमोरी में कोई मैसेज नहीं जाता, बहुत कम चीज़ें जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस हम देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक आलिम दीन की फैमिली पानी में बह गई अभी, वो टेम्पररी में गई या परमानेंट में गई? हाँ जी, परमानेंट। आपको 10 साल बाद भी याद रहेगा वो, लेकिन कितने मिलियंस ऑफ वीडियोस 10 साल तक आप देख चुके होंगे, वो सब रहेंगे। तो हर एक मैसेज टेम्पररी में जाना ज़रूरी नहीं है। कुछ सेलेक्टेड बहुत कम ऐसे होते हैं जो परमानेंट मेमोरी में जाते हैं। अदरवाइज 99% ऑफ स्टफ वो आप आँखों से देखे हो, कानों से सुने हो, एज ए स्टूडेंट बैठकर क्लासरूम में जो 8 साल आप पढ़ते हैं, या फिर स्कूल्स कॉलेजेस में जो तलबा इल्म हासिल करते हैं, वो स्ट्रेट अवे उसका मंजिल कहाँ है? टेम्पररी मेमोरी। उस टेम्पररी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में ले आना है, ये प्रोसेस है। टेम्पररी मेमोरी से कहाँ ले आना है? परमानेंट मेमोरी में ले आना है इसको। वो कैसे आएगा? उसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे उन्हें। सब एक ही मेथड अप्लाई करें तो नहीं आने वाला है। वो क्यों? क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में हमेशा कहता हूँ कि नो टू इंडिविजुअल्स वॉक द सेम वे, नो टू इंडिविजुअल्स टॉक द सेम वे, नो टू इंडिविजुअल्स थिंक द सेम वे। हर एक बंदा हर एक से जुदा है। हालांकि बज़ाहिर बिल्कुल एक सा लगता है उसके आँख। हम यहाँ बैठकर सोचते हैं कि भाई चाइना में बीवी शौहर को कैसे पहचानती होगी, सब एक सा है। नहीं, ऐसा ख्याल आता है ना, उन्हें भी आता होगा कि ये इंडिया में बीवियाँ कैसे पहचानते होंगे शौहर को, और उलमा में कैसे पहचानते होंगे। भाई सिर्फ कुर्ता पजामा काली दाढ़ी बिल्कुल वैसे ही है। अगर 2000 उलमा को ला लें तो वो बीवी नहीं पहचानेगी ना। लेकिन वो दूसरे कौम को अगर दिखाए भाई ये बीवी, तो भटक जाएगी, दूसरों के पास चले जाएगी, ये ख्याल आएंगे उनको। तो यहाँ देखें, आप बात समझने की कोशिश करें कि हर एक बंदा अलग है एक दूसरे से। एक ही मेथड अप्लाई करके वो बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। जो स्कूल्स कॉलेजेस जो पढ़ाते हैं ना, वो एक ही मेथड होता है। मदरसे में टीचर्स आएँ, स्कूल में टीचर्स आएँ, कॉलेज में लेक्चरर्स आएँ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स आएँ, एक मेथड से उन्होंने पढ़ा दिया और चले गए। वो एक मेथड 40 बंदों के लिए, 100 बंदों के लिए, गोया उसने एक ही मेथड अपनाया ना। लेकिन 40 बंदे हैं या 100 बंदे हैं क्लासरूम में, 40 बंदों की समझने की सलाहियत अलग है। किसी को एक लेक्चर में समझ में आ जाता है, पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाता है। किसी को सुनने से बिल्कुल नहीं आता जब तक कि वो घर में जाकर किताब खोलकर ना देखें। किसी को 4 दफ़ा जब तक सुनना लेवे वो उसको समझ में नहीं आता है। गोया उसने ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी दिमाग को कि अगर पहले लेक्चर में समझ में भी आना है ना, उसने मैसेज ना, तुझे नहीं समझना है, वो कैटेगरी का तो नहीं है, तो उसने बिल्कुल प्रोग्रामिंग कर दी। दिमाग ये चीज़ है ना, जो आप सोचते हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वैसा ही होता है। ये जो दिमाग अल्लाह ने दिया है ना, जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। अगर माने कि स्टेज पर जाकर आपको स्पीच देना है, बड़े प्रोग्राम में बड़े बड़े उलमा हैं, अगर दिल में ज़री भी घबराहट आ गई आपको, तो यहाँ से है ना वो सोच, मुझसे शायद बहुत से गलतियाँ हो जाएंगी। वहाँ जाने के बाद 100% चांसेस है गलतियाँ होने की, क्योंकि क्या सोच लेकर आप जा रहे हो वहाँ पर। आप एज ए ऑप्टिमिस्ट जा रहे हो या पेसिमिस्ट जा रहे हो? ऑप्टिमिस्ट किसे बोलते हैं? पॉजिटिव सोचने वाले को। और पेसिमिस्ट किसे बोलते हैं? नेगेटिव सोचने वाले को। ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, मनफी सोच, मुस्बत सोच। मुस्बत सोच ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग। मनफी सोच पेसिमिज्म या नेगेटिव थिंकिंग है। तो बंदा अगर स्टेज पर जा रहा है तो उसके पास 2 चॉइसेस हैं।
या तो वो पॉजिटिव सोच लेकर जाए या नेगेटिव सोच लेकर जाए। अच्छा, दोनों में भी गड़बड़ होने के चांसेस हैं। वो पॉजिटिव सोच लेकर गया, फिर भी जाकर स्टेज पर बड़ा गड़बड़ करके आ गया। वो नेगेटिव सोच लेकर जाए, तब भी गड़बड़ करके आ रहा है। तो आपको अगर जाना है, मतलब गड़बड़ करना ही है, लाजिम है समझो, ठीक है, घबराना है, पैर हाथ जुबान सब लड़खड़ा रहे हैं, तो क्या सोच लेकर जाने में फ़ायदा है? लेकिन 99% लोग क्या लेकर जाते हैं? नेगेटिव लेकर जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग का रिजल्ट देखें आप, नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव होने के ही चांसेस रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होने के ही चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक खेल होता है कैरम बोर्ड, पता है आपको? अच्छा, कैरम बोर्ड की तरह एक बिलियर्ड्स भी होता है। तो ग्रीन मैट होता है, उस पर लकड़ी लेके गोले होते हैं, मारते हैं। कैरम बोर्ड और बिलियर्ड्स में फ़र्क ये है कि कैरम में जो स्ट्राइकर होता है ना, वो आप एक कॉइन गिराने के बाद आपके पास में चॉइस है, फिर आप वो स्ट्राइकर को लेंगे, जहाँ चाहे वहाँ रख कर उसको खेलेंगे। लेकिन बिलियर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। जो वाइट गोला होता है, एक लाल गोले को मारना और उसके साथ में फिर एक कलर गोले को गिराना, फिर लाल, फिर एक कलर वाला, एक लाल, फिर कलर वाला। अब वो वाइट जहाँ रुका वहीं से खेलना है उसको, वो रख नहीं सकता वाइट ले आके। अब कलर गोला यहाँ है ऊदा, उसको गिराए 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, 5 पॉइंट्स। तो वाइट बिल्कुल कोने में वहाँ है, वो कैरम की तरह वो लेके यहाँ रख के फिर ऐसा नहीं गिरा सकते आप, जहाँ रुका वहीं से गिराना है। अब वो जो खेलते हैं, एक दफ़ा उन्हें मिले तो वो सारे लाल गोले और सारे कलर के गोले ठक 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 गिराते हैं। अब वो रख के जो खेलते हैं, दूर गोला होता है, वो माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है उनकी कि मैं ये मार रहा हूँ, ये गिर रहा है तो गिर जाएगा, ये मार रहा हूँ शायद ये नहीं गिरेगा ना। तो एक्सपर्ट्स बोले हैं कि ऐसी सोच हम रखकर जब खेले हैं तो वो नहीं गिरा है। कितना भी टफ है, एक तो पीछे तजुर्बा है और प्रैक्टिस है। तजुर्बा प्रैक्टिस करने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, माहिर हो गए वो लोग। तो माहिरीन में भी 2 ख्यालात चलते रहते हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। अब वो चीज़ हम जाकर खेलें ना, उसमें लकीर डाल के पूरा रख के आंख बंद करके देखे भी तो वहाँ जाकर गोला भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किए हम लोग, तजुर्बा नहीं है हमारे पास में। जो तजुर्बा है, जो प्रैक्टिस जम के किए हैं, उनमें भी फिर 2 है चीज़ें। वो अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो जैसा रख रहे हैं, मार रहे हैं चला जा रहा है, मार रहे चला जा रहा है। वो कैसे आता है? एक माइंड प्रोग्रामिंग होती है, बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं वो लोग। तो वो लोग बड़ा ज़बरदस्त अपने ज़िंदगी में वो लोग अंजाम तक पहुंचते हैं। वो लोग क्लियर अपना एम्बिशन को समझकर अचीव करते हैं। तो मैं वापस उस टॉपिक पर आता हूं जो आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था, कि जो तलबा होते हैं जिसमें एक दफ़ा सुनने से जिसको समझ में आ रही है, एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से उसको समझ में आ जा रहा है, जो उससे पहले मैं जिक्र किया था परमानेंट मेमोरी में कैसे लेकर जाना है। जो भी स्टोर हो रहा है आपका टेम्पररी में, वहाँ से आपने परमानेंट लेकर जाना है। तो सब के अलग अलग मेथड्स हैं। अब मानो कि एक कोई तालिब इल्म वो है, वो एक दफ़ा देख रहे हैं, घर गए शाम में पढ़ाई की, वो परमानेंट में चला गया उनके। अब दूसरा बंदा जाकर एक दफ़ा देख रहा, उनको कॉपी किया और वो बिल्कुल एक दफ़ा पढ़ लिया, वो परमानेंट में नहीं जा रहा है उनको। तो वो बंदे को क्या करना चाहिए? उस बंदे को अगर 100 दफ़ा पढ़ना है तो उसने 100 दफ़ा प्रैक्टिस करना। अगर उसको 500 दफ़ा प्रैक्टिस करने पर याद हो रहा है तो उसको 500 दफ़ा याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो एक दफ़ा पढ़ के याद कर लिया और 500 दफ़ा पढ़कर याद किया, दोनों में स्कूल में मदरसे में तारीफ़ किसकी होती थी? हाँ जी। लेकिन ये बंदा इतिहास रचेगा, इसके पास जो कमांड हासिल होगा ना, भले उसको स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में उसका रिकग्निशन नहीं था, उसकी पहचान नहीं थी, उसकी बोली नहीं थी, लेकिन मुस्तक़बिल में जाकर इतनी पुख्तगी आ जाएगी उसमें, इतनी पुख्तगी आ जाएगी, वो मरने तक, आखिरी सांस तक भी नहीं भूलेगा जो उसने पढ़ाई की है। आप लोग ब्रूस ली को जानते हैं? फुटबॉलर था ना? हाँ, मार्शल आर्ट्स, माशाल्लाह। हाँ, उसने एक कोट लिखा
वो कह रहा है कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस। इसका तर्जुमा करता हूँ, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता, मुझे उस खिलाड़ी से डर नहीं लगता, मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता है, मुझे उस चैम्पियन से डर नहीं लगता है, हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस। यानी मार्शल आर्ट्स में किक्स होते ना, मारने के तरीके होते हैं, तो मैं उस बंदे से क़त्अन मुझे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीके जानता है इंसान को मारने के। कितने तरीके से मार सकता है वो? अब ये एक ही पैर उठाकर वो 10,000 अलग अलग किस्म से मार सकता है इंसान को। एक तो हमारी आधी जान चले जाएगी जब पता चल जाए कि इसको 10,000 तरीके से आता है मारना। हमें खाली अरे करके ऐसा ही किसी के हम बचपन में, वो 10,000 तरीके से इंसान की पिटाई कर सकता है। वो सुनते ही हम आधे वहीं हार गए, पस्त हो गए। ये सर नो। तो ब्रूस ली क्या कर रहा है? ऐसे लोगों को देखकर कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता। आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस। वो 10,000 तरीके से मारना तो जानते हैं, लेकिन रोज़ एक ही दफ़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी लाइन जो ब्रूस ली कहता है, बट आई फियर द मैन, मुझे डर लगता है। अब मानो कि ब्रूस ली बोल रहा है मुझे डर लगता है, जो मार्शल आर्ट्स का किंग है, तो फिर दुनिया भी सुनेगी ना उसको कि भाई ये किससे डर लगता है उसको। बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड, क्या कहा होगा इसके बाद में? वन किक 10,000 टाइम्स। एक किक जो 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस करता है, मैं उस खिलाड़ी से डरता हूँ, क्योंकि वो जो किक है, वो किक खाने के बाद फिर इंसान बता नहीं सकता कि उसका क्या मज़ा था। उस किक का नाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। जो खाता है बोल नहीं सकता तजुर्बा उसका। मुझे ऐसे खिलाड़ियों से डर लगता है जो एक चीज़ लें और 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस करें। कुछ एक दफ़ा लिए याद हो गया उसको, उसकी वाहवाही हो रही है, उसकी तारीफ़ हो रही है, अरे भाई ये तो जेम है, ये फास्ट लर्नर है, इसका जहन सुभान अल्लाह बेहतरीन जहन है, देखते ही याद हो जाता है। ये लगता है कि अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से कुछ ताल्लुक़ात हैं इनके। ये आप लोग को कई तरीक़े से ख़यालात आएंगे, लेकिन मजबूती पुख्तगी किस में आएगी? जो बार बार, वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। इसीलिए कभी भी आप लोग ज़हीन लोगों को देखकर डिप्रेशन में नहीं जाना, नेगेटिव थॉट्स में आप नहीं जाना कि ये बंदा बहुत स्मार्ट है, ये बंदा बहुत नॉलेजेबल है, ये बंदा बहुत बेहतरीन लर्नर है, मैं नहीं हूँ, मुझे याद नहीं होता है। सवाल ही नहीं है। अशरफ बनाकर भेजने के बाद वो बंदा ना सीखे कोई चीज़। हाँ, एक कंडीशन पर नहीं सीख सकता है, अगर वो बंदा पागल है, जिसको नमाज की भी पकड़ नहीं है। पूछ नहीं है ना, पागलों को पूछ है, जो बिल्कुल दीवाने मजनू होते हैं, सड़कों पर देखते हैं हम, कपड़े नहीं है, रोड पर पड़े हुए हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। वैसे लोग 10,000 नहीं 10 करोड़ दफ़ा भी प्रैक्टिस करें कोई चीज़ को लेकर, उनके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। बाकी जो पागल नहीं है, उसको समझ अल्लाह ने दी है, लेकिन याद नहीं हो रही है कोई चीज़, उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। और प्रैक्टिस करने से पुख्तगी आती है, और जो पुख्तगी जिनमें आती है वो बेहतरीन टीचर्स बन सकते हैं, ज़बरदस्त लेक्चरर्स बन सकते हैं। और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो आप वो देखें, उनमें पुख्तगी नहीं होती है। भले वो अपने मकाम पर चले जाते हैं, पोजीशंस पर जाते हैं, लेकिन बहुत वंडर्स नहीं करते हैं। आप ज़िंदा मिसाल मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की लीजिए। वो जब स्टूडेंट थे, वो कैसे स्टूडेंट थे होंगे? वो मुताला करना उनका पैशन था आपका, माशाअल्लाह। तो आज सोशल मीडिया आने के बाद प्रैक्टिस करना स्कूल्स के बच्चों में, आप लोग अपने रिश्तेदारों में देखें, जाकर रिसर्च करें, आप लोग स्टडी करें,
घर जाने के बाद में सिर्फ खाली ज़िंदगी ना गुजारें। अपने मोहल्ले के बच्चे, अपने ख़ानदान के बच्चे स्कूल से आते हैं तो कितनी देर घर में बैठते हैं? 4 घंटे 6 घंटे सोने से पहले। वो 6 घंटों में आप 10-20 लोग को लीजिए, लेकर रिसर्च करिए इनका कैसा गुजर रहा है, तो आप दुनिया को रिफॉर्म करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, पता आपको? वो लोग की ज़िंदगी पूरी रिसर्च करने में ही जाती है। वो बंगले पर बैठे हैं 10वें माले पर, और आगे एक बंगला है 10वें माला, रात के 2 बजे हैं, अचानक एक खिड़की से लाइट ऑन हुई है, पागल हो जाएगा वो। 3 बज रहे हैं, लाइट ऑन हुई, क्यों ऑन हुई होगी? और बराबर 5 मिनट तो वो कैलकुलेशंस करके लिखता रहे, कोई बंदा टॉयलेट जाने के लिए जागा होगा, और वो टॉयलेट गया, फिर आया, फिर लाइट बंद हो गई, 3 मिनट लाइट ऑन थी। आधा घंटे के बाद लाइट ऑफ हुई, अब उसकी नींद हराम हो जाएगी। कोई आधा घंटा लाइट क्यों? वो लिख लेगा कोई मेहमान घर आया होगा। तो आने के बाद में बातचीत होगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद जाकर सो जाएंगे। वो लिखकर फिर दूसरे दिन जाकर पूछता है, भाई कल 3:30 बजे रात में लाइट ऑन हुई थी और हमेशा मैं स्टडी कर रहा हूँ 5 मिनट में लाइट ऑफ हो जाती है, कल आधा घंटा क्यों थी? मैंने ऐसा लिखा कोई मेहमान आया था होगा आपके घर। तो वो बोलेगी या बोलेगा कि नहीं कोई मेहमान नहीं आया भाई, टॉयलेट के लिए हस्बे मामूल में गया, लेकिन फ़ोन आ गया था, मैं बात करते बैठ गया था। तो उसकी रिसर्च फेल हो गई ना वहाँ पर। तो वो एक सीख लेगा, हाँ फ़ोन भी कमबख्त आ सकता है, एक नई सीख लेता है वो। ये लोग की ज़िंदगी पूरी ऐसा स्टडी करने में ही। अच्छा पहले मैं आपको बताऊं, स्टडी पढ़ते ना, व्हाट आर यू स्टडिंग, बच्चों को पूछते तो क्या जवाब देते? आई एम स्टडिंग 4th स्टैंडर्ड, आई एम स्टडिंग 5th स्टैंडर्ड। स्टडी दरअसल किसको बोलते पता है आप लोग को? कोई चीज़ के तय तक जाने को स्टडी बोलते हैं, रिसर्च करने को स्टडी बोलते हैं। सिर्फ खाली पढ़ के रट्टा मार के एग्ज़ाम लिखने को स्टडी नहीं है। ये गलत डेफिनेशन बताया गया आपको कि आई एम स्टडिंग 4th। कोई सब्जेक्ट को लेकर, कोई मैटर को लेकर आप स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब मुताला कर रहे हैं आप उसको। देखो न्यूज़पेपर स्टडी नहीं करते, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। समझ में आ रही है बात? यू डू नॉट स्टडी न्यूज़पेपर, यू रीड न्यूज़पेपर। रीड मतलब या तो ज़ुबान से या आँख से पढ़ते हैं। अब स्कूल में जो आप पढ़ रहे हो वैसे ही आप आँख से ज़ुबान से पढ़ रहे हैं, तो वो आपके दिल तक नहीं जाएगा, वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। पहले इसमें जाना ना, पूरा माल पूरा इसमें जाना है। अब इसमें जाने से पहले यहाँ आना है। लेकिन यहाँ भी केसेस हो गए ना, 2 टेम्पररी परमानेंट आ गया। ये टेम्पररी से परमानेंट में डालना, परमानेंट से दिल में लाना, फिर कभी कहीं नहीं जाएगी। दिल में एक दफ़ा कोई चीज़ आ गई, वो जाएगी? सवाल ही नहीं है। कोई 60 साल के बूढ़े को आप पूछिए कभी इश्क हुआ था वहाँ 8वीं जमात में जब मैं था। अभी ओसामा साहब हज़रत के दामाद हैं, उनके साथ मेरा आना हुआ। तो भटकल में प्रोग्राम था और ये भी जा रहे थे भटकल। तो फ़्लाइट में वो कैसीनो होता, पता है आप लोग को? वो जो जुआ वगैरह खेलते हैं बड़े बड़े गोवा में वगैरह, तो बराबर वो सीट मिली है उनकी। तो एक बड़ी कंपनी के बड़े ओनर थे, उनसे बातचीत हो रही थी। तो ये पूछे कि भाई आप कौन है, क्या है, कहाँ से, कैसा? तो वो सब बताने लगा, ये मैं ये हूँ, ये कंपनी के लिए मैं जॉब करता हूँ। तो आपके कितने बच्चे, क्या है? बोले नहीं कोई बच्चे नहीं। अरे क्यों भाई, इतना पैसा है आपको, हज़ारों करोड़ आप कमा लिए। नहीं वो इश्क हुआ था ज़माने में, वो मिली नहीं, अब उसके याद में ही ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा वो अभी भी मैसेज करके दिखा रहा है, ये लो उससे बात किया है। वो बेचारी बुढ़ी हो गई, उसको नवासे पोते भी है, चैटिंग भी चल रही है, मगर एज ए बीवी नहीं चल रही है, एज ए गर्लफ्रेंड ही चल रही है वो। तो उसको याद है जब वो स्कूल में था उसको इश्क हो गया था, तो वो बात दिल में चले गई ना। इश्क दिमाग से होता कि दिल से होता? वो भूला नहीं जाता फिर। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, जो सीख रहे हैं, वो टेम्पररी से परमानेंट में ले जाना आपने, फिर परमानेंट से कहाँ ले आना उसको? आपके दिल में अगर चीज़ आ गई, उसको कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। आप देख लें, जब एक लड़का लड़की को इश्क होता है और लड़का बहुत आवारा किस्म का है, लड़की बड़े घराने से है,
लेकिन मोहब्बत अंधी होती है ना, उसको वही किंग दिखेगा, वो मैकेनिक, वो गंदा बंदा शराबी, वही उसको राजा नज़र आएगा। अब उसको वालिदैन तरबियत करते हैं, उलमा से बात करवाते हैं, रिश्तेदारों से बात करवाते हैं, ये गलत काम है, तो कोई भी दूसरे लड़के को दिखा मैं शादी कर दूंगा, लेकिन उससे नहीं करना, वो शराबी है, वो जुआ खेलता है, लेकिन वो लड़की का दिल उसी पर है। उसको 4 महीने से कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे, घर में लॉक्ड है, जैसे आइसोलेशन कोरोना में था वैसा ही रख दिया उसको। और अचानक 4 महीने के बाद किसी का एक्सीडेंट हो गया और घर वाले सब हॉस्पिटल गए देखने के लिए, लेकिन उसको घर में ही रखे और बाहर से लॉक करके चले गए। और काम वाली को बोले हैं चाबी दे करके फलाने 4 बजे जाकर थोड़ा सा सफाई करके फिर लॉक करके चले जाना। और वो जैसे 4 बजे वो लॉक खुल के अंदर जाती है, उसको पटा लेती है, वो कुछ पैसे वैसे देती है, फ़ोन लेती है, इमीडिएट फ़ोन कर देती है। क्यों? वो दिल में है उसके, वो लड़का मिटा नहीं सकते उसको, वालिद नहीं मिटा पा रहा है, वालदा नहीं मिटा पा रही है, उलमा नहीं मिटा पा रहे हैं, रिश्तेदार नहीं मिटा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। क्यों? वो चीज़ दिल में है। इसी तरह अच्छी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो भी हमारे दिल में आ जाना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए उस चीज़ से, उससे बेहतर चीज़ नज़र नहीं आना चाहिए जो भी काम आप लोग कर रहे हैं। अब एक रोल होता है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का, ये लोग कंट्री को रिफॉर्म करने के लिए हैं। सबका काम नहीं हो सकता है, वो कुछ लोग को टीचिंग का काम मिलता है, तो उस बंदे को कंपेयर नहीं करना चाह रही है मैं मौलाना से ऐसा काम करूं तो मशहूर होना है। मशहूर होने के लिए काम नहीं करना है, रिफॉर्म करने के लिए काम करना है, लोगों में तब्दीली ले आना है। अब लोगों में तब्दीली ले आने के लिए आपको फ़कत पब्लिक स्पीकर बनना नहीं, आप एक अच्छे टीचर बन के भी रिफॉर्म कर सकते हैं। आप 1000 लीडर्स एक इदारे से निकाल सकते हैं। आप 1000 मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जैसे इंडिविजुअल्स तैयार कर सकते हैं, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, एज ए प्रिंसिपल ऑफ ए मदरसा, एज ए वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी। यू कैन प्रोड्यूस मैनी लीडर्स। ये विजन होना चाहिए इंसान का। किसी को देखकर हमें कॉपी नहीं करना कि मुझे वैसा ही बनना है। आप पहले सोचें कि क्या करना है आपको, और वो चीज़ करने में आपको बेहद मज़ा आना चाहिए, और टेम्पररी से परमानेंट में ले जाना है। उसके लिए प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा नहीं है। और प्रैक्टिस में किसी को 1 घंटा करने की ज़रूरत होती है, किसी को 2 घंटे की ज़रूरत पड़ती है, किसी को 4 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकायदा 4 घंटे देना लाजिम है आपको, तभी जाकर आप अपने ड्रीम्स, अपना जो एम्बिशन, अपना जो गोल है आप अचीव कर सकते हैं। वरना कॉमन लोगों में आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। कॉमन लाइफ नहीं गुजारनी है आपने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है। अब उसके लिए आपको मेहनत करना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ। अक्सर जो लोग गलती करते हैं, स्टूडेंट्स बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएशन हो गया और उसके बाद उसने MBA कर लिया, या जो भी ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, इमीडिएट सबसे पहला थॉट उस बंदे को क्या आएगा? ही इज़ डन विथ ही स्टडीज़। उसके बाद क्या आएगा पहला थॉट? जॉब। हाँ, सबसे बड़ा मसला यहीं पैदा होता है। वो पहला ख्याल आता है कि मेरी इनकम होना चाहिए यहाँ से, और अच्छी भी चीज़ है, ज़रूरत भी है वो, तो वहीं बंदा फेल हो जाता है। वो सिर्फ 5000 के लिए एक कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी ज्वाइन कर लेता है, एक इदारे को छोड़कर दूसरा इदारा ज्वाइन कर लेता है। किसके लिए? 5000 वहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। कभी भी आप लोग याद रखें, अभी ये जो भी कोर्स आप लोग कर रहे हैं, पता नहीं कितने साल का है, 1-2 साल का, जो भी कोर्स आप लोग कर रहे हैं, कितने साल का है? 2 साल का। तो एज ए स्टूडेंट ही कर रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, मुआवजा तो मिलेगा उसका। उस बंदे के नीचे काम करना जिस बंदे में जुनून, पागलपन, दीवानगी है और रिसोर्सेस नहीं है,
क्या नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके पास में, रिसोर्सेस नहीं है उसके पास में, लेकिन विजन है, दीवानगी है, पागलपन है, जुनून है। वो एक कोई इवेंट करना चाहता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो रात के 2 बजे तक वो काम करता रहेगा और काम करवाता रहेगा। जिसका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप काम करेंगे? आप नहीं करेंगे ना। फॉर एग्जांपल, आपके बॉस हैं और आप पीए हैं, आप उसके अंडर काम कर रहे हो, आप सेक्रेटरी हैं, तो आप सिर्फ 10 डिपार्टमेंट को मेल कर देंगे, भाई आपकी जिम्मेदारी आप कर दो, आपकी जिम्मेदारी आप कर दो, आपकी जिम्मेदारी आप कर दो। आप जिंदगी में कभी लीडर नहीं बन सकते। जब आपके पास कुछ नहीं है, स्टेपलर की ज़रूरत है, स्टेपलर ही नहीं है, और रात में 2 बजे आपको स्टेपलर होना है, आपको A4 साइज़ पेपर्स ख़त्म हो गए, A4 साइज़ पेपर्स की ज़रूरत है, सुबह 8 बजे कॉन्फ्रेंस है और पेपर्स नहीं है, आप कहाँ मिलेगा, कौन से मोहल्ले में, कौन सी दुकान में, किसको खुलाना, कहाँ सर्विस, रात में भी कोई एक शॉप खुली रहती होगी। ये दीवानगी की तरह घूम के फिर के वो बंदा ले आता है। तो कभी भी आप ऐसे बंदे के अंडर काम करिए जिसके पास बड़ा विजन हो, छोटा ना हो। क्या हो? बड़ा विजन हो, और फिर उसके पास में कोई बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। हल्का फुल्का ऑफिस है लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है, उसके अंडर अगर आप 3 साल काम कर लिए, बड़े ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इदारा है, उसमें 30 साल काम करने पर भी वो तजुर्बा नहीं आएगा आप में जो आप यहाँ 3 साल में आ गया आपको। लेकिन आपके घर वालों को, दुनिया वालों को कौन सी जॉब अच्छी दिखेगी? वो पहली वाली अच्छी लगेगी ना, कड़क इस्त्री करके, ऊद लगा के करके आप जा रहे हैं कार में या फिर अच्छी गाड़ी पर, तो लोगों को अच्छा लगेगा, अरे बड़ी कंपनी में, बड़े स्कूल में, बड़े इदारे में काम कर रहा है। वो जगह काम करो जहाँ बार बार लाइट जा रही है, गर्मी हो रही है और हवा देने की कोई सुराग में है, आप कैसे वेंटिलेशन करें। वो बंदा कल को लीडर बनेगा। वो प्रॉब्लम्स, जितने प्रॉब्लम्स आपको आएंगे तो सलूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको। वो जो सलूशन ढूंढता है ना, वही उसको ग्रूमिंग कहते हैं। वो ग्रूमिंग हो यानी तरबियत होती है उसकी। वो कल को जाकर एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर बनेगा। लेकिन 95% लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड की, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में बेहतरीन कंपनी में ही जॉब चाहते हैं। दीवानगी जिनमें है उसके पास नहीं जाते। अरे भाई ये तो कंपनी नहीं है भाई, छोटी कंपनी, ऑफिस भी नहीं है, छोटी ऑफिस है, 2 कमरे हैं, वहाँ हो रहा है। लेकिन दुनिया भर के लोग उसे जानते हैं। वो बहुत आगे जाएगा बंदा। आगे जो जाता है ना, वो याद रखें विजन के साथ जाता है। पैसे लेकर कोई बंदा आगे नहीं जा सकता। कुछ ही दूर जाएंगे वो लोग, हार जाएंगे। जिनके पास विजन होता है वो बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, आज की तारीख में भी मेरा खुद का कोई इदारा नहीं है। क्या नहीं है? मेरा खुद का कोई इदारा नहीं, ऑफिस भी नहीं है मेरी, मेरा खुद का कैबिन नहीं है। लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम है, हज़ारों इदारे चलाने वाले, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मुझे जानते हैं। मैं मुझे नहीं जानता, वो मुझे जानते हैं। उनके पास में इदारा है, मेरे पास में इरादा है। समझ आ रही है बात? उनके पास में इदारा है, मेरे पास में इरादा है। कामयाब फ़कत इदारे से नहीं होती है, कामयाबी की पहली सीढ़ी इरादा है। और इरादा भी मुसम्मम इरादा होना चाहिए, और इरादे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूँ तो ही कर पाऊँगा, ये नहीं हो तो मैं नहीं कर पाऊँगा। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोने पे सुहागा। अगर मुसम्मम इरादे के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, फिर तो हैदराबादी ज़ुबान में आग लगा देगा वो बंदा। और मुसम्मम इरादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर तो ज़बरदस्त ग्रूमिंग हो गया आपकी। तो अपने एक मेंटर को हमेशा रखें। आप चाहे कितने भी नॉलेजेबल आलिम दीन हो सकते हैं, कितने भी बड़े आलिम दीन हो सकते हैं, आपके ऊपर एक बंदा नहीं है निगरानी के लिए, जिसको अंग्रेज़ी में टीचर नहीं बोलते हैं, मेंटोर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? मेंटोर। टीचर का काम सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, मेंटोर का काम गाइड करना होता है, लाइफ में क्या करना क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे मेंटोर है डॉक्टर रफ़ीक साहब, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 12 साल काम किए और 5 मेडिकल कॉलेजेस को एज ए चीफ एडवाइज़र काम किए हैं। एक दफ़ा हैदराबाद में मैं जा रहा था, मेरे जितने प्रोग्राम्स हुए वहाँ सब कॉन्वोकेशंस में वो आए। केरला में आए, वो बॉम्बे में आए हैं, दिल्ली में आए हैं, यूपी में आए हैं, हरियाणा में आए हैं, हर जगह आए हैं माशाल्लाह। 2 साल 3 साल से तबीयत नासाज है तो नहीं आ रहे हैं वो, वरना यहाँ भी मैं उनको ले आता। उनसे इतनी सीख मिली मुझे। एक दफ़ा मैं हैदराबाद में था, वो कॉल आया, वो भी हैदराबाद में रहते हैं, कि एक ऑप्टिकल शॉप है, उसका इनाग्रेशन है, आपको आना है इसमें। तो मैंने डॉक्टर रफ़ीक साहब से कहा कि सर मैं बहुत दूर हूँ। तो इमीडिएट जो जवाब था, आप जहाँ भी है वो इसी प्लैनेट में है या कोई और प्लैनेट में? प्लैनेट को क्या बोलते पता नहीं उर्दू में, आप लोग अपनी ज़ुबान। हाँ, सैयारा। इसी सैयारे में है या कोई और? नहीं सर इसी में हूँ। फिर तो आ सकते हो आप। सर देर होगी, कोई बात नहीं, आ जाओ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो मैं ऑटो लेकर गया। उस वक्त 250 रुपये कुछ खर्चा हुए मेरे ऑटो से। गए तक कोई भी नहीं है वहाँ पर। यहाँ से लेकर, इतनी भी बड़ी शॉप नहीं थी वो, यहाँ से लेकर इतनी थी समझिए बस, ऑप्टिकल शॉप। शौहर बीवी दोनों हैं और मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब हैं। सर कोई नहीं आए, क्या बात है? आप आ गए ना, बस यही है। तो फिर मैं पूछा ये है क्या आखिर सर, बताएं। तो उन्होंने सबक दिया, देखो बड़े इनाग्रेशंस में सब लोग जाते हैं, ये गरीब बंदा है जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में इंस्पेक्शंस होते, पता है आपको? हर साल इंस्पेक्शन होता है। सेंट्रल से एक टीम आती है, टीम आकर हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज अगर हॉस्पिटल नहीं चला रहा है तो मेडिकल कॉलेज नहीं चला सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए शर्त क्या है? हॉस्पिटल चलाना, पहली शर्त। दूसरी शर्त, रोज़ाना इतने पेशेंट्स होना ही लाजिम है। अगर हॉस्पिटल है, पेशेंट्स नहीं है तो परमिशन नहीं मिलता है मेडिकल कॉलेज का। पेशेंट्स भी होना, और बेड कैसे होना, क्या साइज़ के होना, एक बेड और दूसरे बेड के दरमियान कितनी जगह होना, उसकी साफ़ सफाई, ऐसे 555 नॉर्म्स होते हैं। वो 555 चेक करते हैं। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 555 एग्जैक्ट वो नहीं है, मतलब बहुत से नॉर्म्स होते हैं। वो पूरी टीम आकर एक 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 एक, एक सब देखते जाए। एक भी नहीं है तो उनको इख्तियार है परमिशन रोक देने का। 100-200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। नॉन मुस्लिम्स तो फांसी डाल लेंगे सीधे सीधे, बड़ा नुकसान ना। वो कितने बारीकियां होती हैं उसमें, वो सारे फुलफिल करें तो नेक्स्ट ईयर का परमिशन मिलता है। ऐसे स्कूल की तरह नहीं, एक दफ़ा स्कूल शुरू किया तो 10 साल तक चल रहा है। मेडिकल कॉलेज चलाना आसान नहीं है, बहुत टफ होता है, उसमें बहुत मुश्किल होता है, वो नॉर्म्स होते हैं। तो वो पूरा कॉलेज हिल जाता है जब वो टीम आती है इंस्पेक्शन करने। तो डॉक्टर रफ़ीक साहब बोले कि उसमें मेरा भी रोल होता था, उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ थी, एक टीम थी जो इंस्पेक्शंस को कामयाब करना। तो उसमें ये बंदा जो है पागलों की तरह काम करता था, यानी ये वॉशरूम्स भी धोता था जाकर, हालांकि उसकी वॉशरूम का काम नहीं था, क्लीन रखना ना वॉशरूम्स वगैरह, कोई एक थूका हुआ नहीं दिखना पान का चीज़ वहाँ पर कुछ भी। तो ये बंदे का काम कोई और था, टेक्नीशियन था वो, लेकिन ये वॉशरूम भी साफ़ करता था। जब ये अपना ख़ुद बिज़नेस शुरू किया और हमें बुला रहा है और हम इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह खुश होंगे हमसे अगर उसको इग्नोर किए? हमारी जब ज़रूरत थी हमने उसको काम कहा तो उसने बखूब, उसका काम नहीं था लेकिन वो काम किया, आकर टॉयलेट साफ़ किया। और जब वो ख़ुद अपना बिज़नेस शुरू कर रहा है, उसके शॉप में आने वाले कोई नहीं है और वो हमें बुलाए तो हमें आना चाहिए। तो मुझे पता चला वहाँ कि एक बंदे को खुश करने के लिए आपको सफ़र करना पड़े, उर्दू वाला सफ़र, इंग्लिश वाला भी करना पड़े, तो वो आपको करना लाजिम है।
एक बंदे को खुश करना हो तो। लेकिन आप देखें कि इनाग्रेशंस बड़े हो तो हम जाते हैं, है ना, बहुत बड़ा होना शर्त है तो हम जाते हैं। अब मेरा जैसा कोई स्पीकर है, लोग साहब जमा होने के बाद मैं स्टेज पे जाता हूँ, कोई भी नहीं आए लोग, क्या मैं जा सकता हूँ? लेकिन एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें आलिम दीन स्पीकर थे, कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और वो कॉन्फ्रेंस कराने वाले वही थे, हेड थे, वन ऑफ द हेड्स ऑफ दैट। तो पहला दिन गुजर गया, दूसरे दिन सुबह 8 बजे लेक्चर था। कोई बंदा भी, वो क्या बोलते हैं उसको, खैमा या शामियाना जो होता है उसको, पिंडाल में कोई बंदा बैठा हुआ नहीं है। ये खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये बात करना शुरू किए। किससे? कुर्सियों से। वो देखकर एक 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 आए, 10 मिनट में सब भर गया। लेकिन क्या मेरा ईमान है कि कोई ना हो और मैं जाकर खड़े होकर बात करूं, 1-2 लोग बैठे हुए हो तो? नहीं, वैसा दिल नहीं बना ना अपना। एक बंदे के लिए भी हमने काम करना है। रिफॉर्म जो करना ना, एक से शुरू करना। मैं 10 हो तो करूँगा, मैं 100 हो तो करूँगा, मैं 1000 हो तो करूँगा, मैं लाख हो तो करूँगा, फिर तो सेल्फिश हैं हम। एक से ही, वहीं से शुरू करना। एक से ही रेवोल्यूशन आया इस दुनिया में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आए, एक किताब लेकर आए, एक अल्लाह का मैसेज लेकर आए। रेवोल्यूशन कभी भी याद रखना एक से ही होता है। मुझे बड़ी टीम चाहिए नहीं, हाँ टीम बहुत ज़रूरी है, बिना टीम के कामयाबी बुलंदियों तक नहीं जा सकते, लेकिन शुरुआत एक से। मेरे साथ आज कोई नहीं है ये नहीं सोचना। आप एक बड़ा थॉट लेकर आप जी रहे हो, आप पहला कदम आप बढ़ाइए, इंशाल्लाह आपके साथ दूसरे कदम जुड़ेंगे। लेकिन कदम आने के बाद, लोग आने के बाद मैं साथ चलूँगा, ये कभी लोग आने वाले नहीं हैं आपके पास में। आपको याद रख लें कि कदम पहला आपका बढ़ना चाहिए। एक दफ़ा मेरे उस्ताद के साथ मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था, तो ऑटो के लिए मैं और डॉक्टर रफ़ीक साहब थे। वो कह रहे थे कि फ़लानी जगह जाना है, तो जाने के लिए बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। तो उसने कहा 100 रुपये। तो वो 10 साल पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी बात है। मुश्किल से 25 रुपये होते थे उस वक्त में, 20 या 25 रुपये। उसने 100 कहा, और एक ऑटो ड्राइवर से पूछे, उसने 80 कहा, और एक ऑटो ड्राइवर से पूछे, उसने 60 कहा। तो मुझे याद है आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, 30-40 मिनट हो गए थे। 25 रुपये का जो ऑटो मिलता है ना, वो ऑटो को ढूंढ कर उसमें बैठकर डॉक्टर रफ़ीक साहब लेके गए मुझे। दूसरा एक वाक़या आ गया, ये तो कॉमन है ना, लोग बोलेंगे अरे भाई कितना कंजूस बंदा है ये। दूसरा एक ऐसा ही वाक़या आया, 3 किलोमीटर जाना था, मुश्किल से 40-50 रुपये होते हैं। वो ऑटो वाले को बुलाए, पूछे भाई चलोगे? बोले हाँ चलूँगा। तो कितना लोगे? उससे पूछा गया, बोला सर 50 रुपये लूँगा। बोले ये 100 रुपये रखो, जल्दी पहुँचाओ मुझे। मैं तो ताजुब रहा कि कुछ दिन पहले ये 40 मिनट वहीं खड़ा किए मुझे, और 25 रुपये से 1 रुपया भी आगे नहीं देना चाह रहे हैं, और अब वो पूछ रहा है 50। ये कह रहे हैं भाई थोड़ा जल्दी ले जाओ, 100 रुपये दे रहा हूँ, जल्दी पहुँचा दो। फिर मैं पूछा क्या हज़रत ये क्या माजरा है, आप बताएं। बोले देखो प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे ना जाने से वहाँ पे नुकसान हो सकता है। उस वक्त में अपने जेब के पैसे डालकर पहुँचना, और जहाँ कोई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम नहीं है वहाँ हिमाकत नहीं करना, ज़्यादा पैसे देकर बड़ी गाड़ी में जाकर ये सारी चीज़ें नहीं करना, यानी पैसे की बचत करना। ये मैंने उस्ताद से सीखा, पैसों की बचत करना। ये कौन सिखाएंगे आपको? बड़े कंपनी में आप, विज़न नहीं है उसका, सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है उसके पास में, तो ये सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी आपको। जिस बंदे के पास में विज़न होता है, भले वो पैसे वाला हो या फिर गरीब हो या एवरेज बंदा हो, लेकिन उसके पास में विज़न है और कौम को रिफॉर्म करने का, कौम को बनाने का, डेवलप करने का एक ड्रीम उसके पास में है, उसके अंडर अगर आप लोग काम करेंगे, मुझे यकीन है आप लोग का मुस्तकबिल चमकेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आप लोग यहाँ से एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जाकर काम करने वाले हैं।
तो आप ऐसे ही ज्वाइन नहीं करना कि भाई मुझे वहाँ 40,000 सैलरी मिल रही है और ज्वाइन कर लिए। आपका जो पूरे 15 साल की जो मेहनत है ना, वो 40,000 में आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है। समझ में आ रही है बात? सिर्फ 40,000 में आपने पूरे 15 साल को बेच दिया आपने। आप देखें उस बंदे का विजन, पागलपन, दीवानगी, उसके माजी में झांकें, उसने कितना ट्रांसफॉर्म किया है कम्युनिटी को। उसका कैसा विजन है, उसका ईमान कैसा है, उसकी दूसरे एम्प्लॉयज़ को देखें, वो लोग खुश है कि नहीं है। आप ये सारी चीज़ें जांच कर फिर उनके साथ जुड़ें। वो कोई भी हो, मैं एक फ़लाने शख्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, फ़लाने इदारे का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो भी इदारे से आप जुड़ रहे हैं, हो सकता है आपका इदारा हो, इनमें से आप कुछ ऐसे भी हजरात होंगे जो ख़ुद के इदारे बनाएं। आप ही प्रिंसिपल बनेंगे, आप ही विजनरी लीडर बनेंगे और आप लीडर्स बनाने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। या सब एक काम नहीं कर सकते हैं ना। कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर सर्विसेज देंगे, कुछ लोग एज ए टीचर काम करेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग इसमें बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। यूके एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए, इस्लाम मिटाने के लिए यूके के ब्रिटिशर्स आए कि नहीं है? हमारे देश में भी आए ना, लूटने भी आए और इस्लाम को मिटाने भी आए हैं। लेकिन माशाअल्लाह हिंदुस्तान के उलमा वहाँ गए 60 साल पहले, 70 साल पहले। आज पूरे दुनिया में कहीं डिज़ास्टर्स होते हैं, ज़लज़ला आता है, फ्लड्स आते हैं, या और मज़ीद कोई ऐसे बड़े हादसात होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा जो डोनेशन के तौर पर जाता है, पता है कहाँ से जाता है? वो यूके के मुसलमान लोग देते हैं। वहाँ जाकर जो मदरसे क़ायम किए गए हैं, वहाँ जाकर जो इस्लामिक टीचिंग्स दी गई है, तो एक ऐसी कौम बनी है माशाअल्लाह वहाँ पर, जो मिटाने चले थे वो लोग, वहीं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को और ऐसे इदारों को बनाया, वहाँ से पूरे दुनिया में डोनेशंस जा रहे हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करें, वहाँ गए, उनके पास कुछ नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था उनके पास में। था कोई 70 साल पहले? जो उलमा यहाँ से गए या जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स यहाँ से बिज़नेस करने के लिए नहीं, अपने करियर को संवारने के लिए गए, उनके जेबों में पैसे नहीं थे, उनके अपने ज़ाती मकान नहीं थे वहाँ, उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, उनके कोई रिसोर्सेस नहीं थे। आज माशाअल्लाह एक आलिम दीन वहाँ काम करते हैं, मुफ्ती है, उनको सर का खिताब दिया गया। वहाँ सर एक खिताब होता है, बहुत कम लोगों को दिया जाता है, वो खिताब उनको मिला है। और 50 स्कूल्स गवर्नमेंट चलाती है ना, वो सब जिम्मेदारी मुफ्ती साहब को दे दी गई है। और पूरे यूनाइटेड किंगडम के टॉप 5 स्कूल्स में मौलाना का एक स्कूल है ये। अब बताओ बाहर के स्कूल्स कितने टॉप बोलते हैं ना अपने, तो टॉप 5 या टॉप 10 स्कूल्स में ये मुफ्ती साहब का स्कूल आ रहा है। कितने डिसिप्लिन से वो चला रहे हैं। सर का जब खिताब मिलता है तो झुकना पड़ता क्वीन के पास जाकर, तो वो मेडल पहनाते हैं। तो मैं झुकूंगा नहीं करके नहीं गए मुफ्ती साहब, तो उनके घर पे भेजा गया। वो मुझे ये मेडल के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये सर मिला है लक़ब, आई एम सो वेरी हैप्पी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन वहाँ जाकर पूरा कंप्लीट झुकना है, वो नहीं झुके। लेकिन अल्लाह ने कैसा बुलंदियों पर लेकर गए उन्हें, आज ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कुछ नहीं था 60-70 साल पहले, आज वो लोग मदरसे भी क़ायम किए, मसाजिद भी क़ायम किए हैं। मकतब तो इंडिया से अच्छा मैंने यूके में देखा है। शाम में सारी औरतें कार में अपने बच्चों को बिठाकर लाकर मस्जिद में छोड़ती हैं, इशा के बाद फिर वही औरतें आकर लेकर जाती हैं। बेहतरीन काम हो रहा है। कुछ नहीं था 60 साल पहले। आप लोग के पास में तो सब कुछ है यहाँ देश में माशाल्लाह, सिर्फ इरादे की कमी है। मुसम्मम इरादे के साथ आप लोग इस मैदान में उतरिए, बेहतरीन लीडर के अंडर काम करिए, भले 5,000 कम मिले कोई बात नहीं आपको इंशाअल्लाह, तो बहुत आगे आप लोग जाएंगे। फिर मौका अगर मिलता है इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।